नमस्कार दोस्तों, आज एक यूएस डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में 83 इंडियन रुपीस के बराबर हो चुकी है। क्या कारण है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट होते जा रही है और जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, इतनी कि बहुत तेज़ी से बढ़ते ही जा रही है। अगर एक डॉलर एक इंडियन रुपीस के बराबर हो जाए तो तब क्या होगा और इससे आपके और हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये वैल्यूएशन होता है ना करेंसी का, ये कैसे काम करता है और क्या होता है। दोस्तों, जो करेंसी को इवेल्युएट करने के तरीके हैं, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। यानी कि करेंसी को हम डॉलर्स को और जो दूसरी करेंसी को कंपेयर करते हैं, इसी रेट को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज रेट 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नंबर 2 होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और नंबर 3 होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। दोस्तों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट होता है कि हम इससे नीचे अपनी वैल्यू कम नहीं करेंगे। और जो नंबर 2 है वो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें ऐसा होता है कि जो कंट्री है उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करती है। और जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा फ्रेजाइल है, मतलब ये थोड़ा सा रिजिड नहीं है उतना इनकी तरह। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट ये कहती है कि मतलब हम अपनी वैल्यू 2-3 से 4% तक तो गिरने देंगे, पर उसके बाद हम इसे और डाउन नहीं करेंगे अपनी करेंसी की वैल्यू। दोस्तों, एक करेंसी की वैल्यू और भी बहुत सारी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ का इन्फ्लेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी और भी कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू इतनी गिरती ही क्यों गई साल दर साल। दोस्तों, 1947 से पहले तक इंडिया में फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था, यानी कि जो 1 रुपये है उसकी वैल्यू 1 डॉलर के बराबर होती थी। सही सुना आपने, 1 डॉलर की वैल्यू 1 रुपये के बराबर थी 1947 में। पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिस कारण से इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरते ही गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ते ही गई। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि 1947 के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी तो गवर्नमेंट ने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत सारे रुपए बहुत खर्च करे, बहुत स्पेंड करा मनी। तो इंडिया ने बहुत सारा लोन भी ले रखा था और इस लोन को बाद में इंडिया के पास पैसे नहीं बचे कि वो रिपे कर सके इस लोन को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि रुपए को डिवैल्यू कर दिया जाए, तो जिससे उन्होंने रुपए को बहुत ज़्यादा प्रिंट करा, रुपए की सप्लाई है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिस कारण से ऑटोमेटिकली उसकी जो सप्लाई बढ़ने के कारण वैल्यू उसकी डाउन हो गई। और दोस्तों, इसके साथ बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जिनसे इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती ही गई, जैसे कि 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर और 1967 आते आते दोस्तों इंडियन करेंसी की वैल्यू जो पहले 1 डॉलर 1 रुपये के बराबर हुआ करती थी, वो 1967 आते आते 7.5 रुपये तक पहुंच चुकी थी। और दोस्तों, इसके बाद 1978 के ऑयल क्राइसिस, 1991 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, जिससे लोगों का, फॉरेनर्स का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे लॉस हो गया कि ये तो अनसेफ कंट्री है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। इन सब कारणों से इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगी। और दोस्तों, बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रख दिया, और जिसके कारण उस दिन से आज तक जो डिस्टर्बेंस है, कभी कोविड का, कभी किसी चीज़ का, तो वो आज तक इतना बड़ा गैप बन चुका है इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ रही है यूएसए की, उसकी वजह से जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती गई और इंडियन करेंसी उसकी वैल्यू गिरती गई। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों, फिर से आपको बता दूं, वहाँ पे कुछ और कारण थे जिसकी वजह से यूएस डॉलर्स रिस्पेक्टिवली बढ़ते गए और हमारी वैल्यू, रुपीस की वैल्यू तो कम हो रही थी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी बढ़नी थी। और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है डॉलर्स की वो बढ़ती रही। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। क्या होगा अगर 1 डॉलर
एक रुपीस के बराबर हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर $1 एक रुपीस के बराबर हो गया तो आप विदेशों में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। जो बिल पहले लाखों में आता था अब वो हज़ारों में आएगा और आप महंगे महंगे फ़ोन ले सकते हैं। आप जो आईफोन लेते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है हमें इंडियन करेंसी में, पर डॉलर्स में बहुत सस्ता पड़ेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब हमें बहुत अफोर्डेबल पड़ेगा अगर हमारे रुपीज़ की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो हमें वेस्टर्न कंट्री में रहना ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। पर दोस्तों सैडली ये होने से हमें बहुत ज़्यादा घाटा भी होगा। अब आप कहेंगे कि ये घाटे वाली बात कहाँ से हो गई, अभी तक तो सब कुछ बढ़िया था। दोस्तों घाटे वाली बात आती है यहाँ से, कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करती है? वो इसलिए इन्वेस्ट करती है क्योंकि उसे यहाँ पे चीप पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, और उन्हें चीप पड़ता है कि यहाँ पे वो अपने ऑफिसेज़ खोलें, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस लगाएं, अपने कॉल सेंटर सेटअप करें। अगर दोस्तों $1 एक रुपीस के बराबर हो जाए तो उन्हें यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा यहाँ पे अपने सेटअप्स लगाने में, तो वो यहाँ पे अवॉइड करेंगी और उन कंट्रीज़ में लगाएंगी जहाँ उन्हें चीप अफोर्डेबल लेबर मिलेंगी और सस्ता होगा लोगों को एम्प्लॉय करना। तो दोस्तों ऐसा होने से हमारे देश की जीडीपी बहुत घट जाएगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर मेनली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कंपनियों की, उससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर $1 एक रुपीस के बराबर हो जाए तो ये ऑफिस रातों रात बंद हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ जाएगा। दोस्तों अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, तो क्या करें अब? इंडियन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रखने में फ़ायदा है या फिर उसको कम करने में फ़ायदा है? यानी कि उसको वैल्यू कम बनाए रखने में ज़्यादा फ़ायदा है इंडियन इकोनॉमी को या फिर नहीं? दोस्तों इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक कंट्री को इम्पोर्ट ओरिएंटेड है तो उसे कैसे अपनी करेंसी को रखना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर कोई कंट्री इम्पोर्ट ओरिएंटेड है यानी कि उसे बहुत सारा सामान खरीदना पड़ रहा है, तो यानी कि उसको अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, क्योंकि उसे तब सस्ता पड़ेगा और देशों से सामान खरीदना। और अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो अपना सामान बेच रही है, तो उसको अपनी करेंसी को वीक रखना होगा ताकि वो और लोगों को सस्ता पड़े उनसे सामान खरीदना, जिस कारण से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है? दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और फिर भी हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। तो अब सॉल्यूशन क्या है भाई जब ऐसा है? तो दोस्तों अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। दोस्तों सॉल्यूशन सबसे यहाँ पे नंबर 1 सॉल्यूशन ये आता है कि इंडिया जो है वो बहुत सारा तेल खरीदता है यूरोपियन कंट्रीज़ से। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। इससे होगा ये कि हमें जो ऑयल में हमारी जो मनी वेस्ट हो रही है वो बच जाएगी और हम उसे और डेवलपमेंट में लगा पाएंगे। तो दूसरे नंबर पे ये है कि हमें अपने इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, जिस कारण से इंडिया अपनी वैल्यू ऐड कर पाएगा वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ एक चीप लेबर होने से या अफोर्डेबल कंडीशन होने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। हम भी इंडिया भी वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करे, ऐसे कुछ हमें यहाँ पे करना होगा। दोस्तों देखा जाए तो जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से ये पता नहीं चलता कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी वैल्यू, उसके जो डॉलर्स हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई है। पर जापान एक ऐसी कंट्री है जो उससे भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है। उसकी जो उनकी करेंसी है उसकी वैल्यू हमसे भी कम है, हमसे भी डाउन है, फिर भी वो एक अच्छी कंट्री है, मतलब अच्छी इन द सेंस वो एक डेवलप्ड कंट्री है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ भी नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी और वीडियो मैं लाता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी लाते रहता हूँ आपके लिए। और खुश रहिए, ख्याल रखिए अपने और अपने चाहने वालों का। थैंक यू।